नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आज की इस किस्सा संविधान का सीरीज में। और आज इस किस्सा संविधान का सीरीज में हम लोगों ने जो केस उठाया है वो है मिनर्वा मिल्स का केस। मिनर्वा मिल्स के केस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अक्सर आप जब अपनी किताबों को पढ़ते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि मिनर्वा मिल्स का केस था। इसमें मूल संरचना के सिद्धांत को थोड़ा और विस्तृत किया गया, रीअफर्म किया गया, या इस तरीके की चीज़ें आप सुनते हैं। तो हम लोग आज थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन रखने वाले हैं कि आखिर इस मिनर्वा मिल्स के केस में हुआ क्या, ये मिनर्वा मिल्स आखिर थी कहाँ, और इसने किन चीज़ों को चैलेंज किया, और इस पूरे केस के क्या क्या परिणाम हमारे सामने आए। तो चलिए बात अपनी शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनर्वा मिल्स केस के बारे में थोड़ा सा जानिए कि मिनर्वा मिल्स बेंगलुरु में स्थित, बेंगलुरु के पास में स्थित एक मिल थी, और ये बेसिकली सिल्क के कपड़े या क्लॉथ ऐसा कुछ बनाती थी। इस इंडस्ट्री की धीरे धीरे हालत थोड़ी सी, इस पूरी इन यूनिट की हालत थोड़ी सी धीरे धीरे खराब होती गई, और जैसे जैसे इसकी हालत थोड़ी खराब होती गई, प्रोडक्शन इसका घटता गया, मुनाफा इसका घटता गया, बहुत सारे लोगों के पैसे, तनख्वाह, मजदूरी इसमें अटकती गई। सरकार ने इंडस्ट्रीज एक्ट की धारा 15 के तहत, इंडस्ट्रीज एक्ट की धारा 15 के तहत एक कमेटी का गठन किया, क्योंकि ये 1970-71 वाला पीरियड चल रहा है। 70s का जो सेक्शन है वो आपको पता होगा कि ये 1970s का जो सेक्शन है, 1971 में हम लोगों ने देखा था कि इसी दशक के पहले साल में संविधान का 24वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसने बहुत सारी चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिट करने की कोशिश की। आर्टिकल 31B, 31C भी है। और उसके बाद हम देखें तो 1976 में हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहां विस्तार प्रदान किया गया डीपीएसपीस को। और 76 के बाद अगर आप देखें तो जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसके पीछे कारण केवल इमरजेंसी नहीं थी, बल्कि कारण यह भी था कि जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी उसने अपना नाम भी जनता पार्टी रखा, और उसने ये डिक्लेयर भी किया, अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये डिक्लेयर किया, इस तरीके की घोषणाएं की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता को सशक्त बनाने की ओर काम करेंगे। अब 1970s का जो ये पूरा दशक है, इसमें डीपीएसपीज वर्सेस फंडामेंटल राइट्स वाला एक बेसिक मुद्दा इसमें चलता रहता है कि डीपीएसपी बड़ा है या फंडामेंटल राइट बड़ा है। 1967 के गोलकनाथ केस के बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ, और एक लंबी सीरीज में आके 10-15 सालों की एक सीरीज में आके ये विवाद धीरे धीरे थमा। जो मिनर्वा मिल्स थी, इसका भी कुछ सिल्क का, जैसा मैंने आपको बताया, सिल्क के कपड़े बनाने का इसका कुछ काम था। धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन घटता गया, डिमांड घटती गई, प्रोडक्शन घटता गया, लोगों के पैसे फंसते गए, और बहुत सारी शिकायतें सरकार के सामने इसकी आईं। और सरकार ने इसके लिए एक इंडस्ट्रीज एक्ट की धारा 15 के तहत एक कमेटी का गठन किया, यह पता लगाने के लिए कि जरा इसके मैनेजमेंट में देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, इस इंडस्ट्री को जरा एनालाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए, इसका एक असेसमेंट कीजिए, और पता लगाइए कि क्या इसमें कोई गड़बड़ी चल रही है, क्या गड़बड़ियां हैं, क्या इसका, क्यों इसका प्रोडक्शन घट रहा है, क्यों इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के पैसे क्यों डूब रहे हैं, क्या चक्कर है। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के आधार पर कमेटी ने रिपोर्ट क्या दी, बिल्कुल जग जाहिर सी बात है। कमेटी ने बताया कि नहीं, ये बीमारू कैटेगरी में आ गई है, इसका रिवाइवल थोड़ा सा मुश्किल है, केवल मैनेजमेंट के स्तर से इसको रिवाइव नहीं किया जा सकता, इसको बड़े सहारे की ज़रूरत है। जब उसने ऐसा कहा तो इसी इंडस्ट्रीज एक्ट की धारा 18A के अंतर्गत सरकार ने
एक आदेश निकाला और कहा कि इस इंडस्ट्रियल यूनिट को, इस औद्योगिक इकाई का नेशनलाइजेशन कर लिया जाए। यानी कि पहले ये मिनर्वा मिल्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, बाद में इसकी खराब दशा को देखते हुए सरकार ने इसके अधिग्रहण का आदेश जारी कर दिया। जब सरकार ने इसके अधिग्रहण का आदेश जारी कर दिया तो जो नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसको ये आदेश दिया गया कि आप इसको ग्रहण कर लीजिए, इसके मैनेजमेंट को आप अपने हाथों में ले लीजिए और अब कंपनी हो गई नेशनलाइज्ड। मालिकों के हाथ से कंपनी गई निकल, मालिकों के हाथ से कंपनी गई निकल, और कंपनी जब मालिकों के हाथ से निकली तो मालिक पहुंचे कोर्ट में। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जो पीछे आपको चीज़ें दिखाई दे रही, मिनर्वा मिल्स आपको दिखाई दे रही है, और बीमार उपक्रम इसको घोषित किया। जैसे ही इसको बीमार उपक्रम घोषित करके इसका नेशनलाइजेशन किया, सरकार ने इसके मैनेजमेंट को अपने हाथों में लिया, वैसे ही कंपनी ने कोर्ट को अप्रोच किया, क्योंकि सरकार का यह आदेश कुछ चीज़ों पर आधारित था। किन चीज़ों पर आधारित था? वो पहली चीज़ है कि कंपनी के अधिग्रहण का आदेश या उसके विलय का आदेश 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कुछ प्रावधानों को धारा 4 और 55 के अंतर्गत था, और 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 और 55 मूल अधिकारों को, यानी कि बेसिकली उसको संपत्ति के अधिकार को टारगेट करना था, तो उसने मूल अधिकारों में संशोधन करते समय ये घोषित किया कि मूल अधिकारों में यदि कोई संशोधन किया जाएगा तो वो न्यायालय की समीक्षा के अंतर्गत नहीं होगा। यानी कि अगर संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन करती है तो इस पर न्यायपालिका की पावर 0 होगी, क्योंकि ये 9वीं अनुसूची में हम इसको डाल रहे हैं। तो मूल अधिकारों में भी संशोधन किया, उनको कम भी किया, न्यून भी किया, संपत्ति के मूल अधिकार को न्यून भी किया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और यह भी कहा साथ ही साथ कि आप इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यायपालिका की इस पर न्यायिक समीक्षा करने की पावर नहीं रहेगी। हम इसे डाल रहे हैं 9वीं अनुसूची में। जब कंपनी के सामने ये प्रश्न आया तो कंपनी ने इसको कोर्ट में जाके ये प्रश्न किया कि ये जो 42वें संविधान संशोधन की धारा 5 और धारा 25 है, धारा 5 और धारा 55, सॉरी 25 नहीं 55, ये क्या है? ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। फिर उसने कहा कि ये जो चीजें हैं ये अपने आप में तो ये 4 और 55 ये अपने आप में तो ये असंवैधानिक हैं ही, इनके साथ साथ जिन प्रावधानों, जिस शक्ति के अंतर्गत संसद ने संविधान को संशोधित किया और संविधान को पलट ही दिया उसकी धारा के विपरीत, क्या ये असीमित शक्ति संसद के पास है कि वो संविधान में कहीं पर भी किसी भी तरीके का संशोधन कर ले? जैसा कि आपको पता है कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने अनुच्छेद 13(4) को जोड़ा और अनुच्छेद 368 में भी परिवर्तन किए। यह भी बताया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है और उसकी क्या प्रक्रिया है, और यह भी बताया 13(4) में कि संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया कोई भी परिवर्तन मूल भागों में, अगर मूल अधिकारों के किसी भाग में परिवर्तन होता है तो वो अनुच्छेद 13(2) में कवर नहीं होगा। यानी कि संसद के पास असीमित शक्ति है कि वो हमारे किसी भी मूल अधिकार को चेंज कर सकती है, उसमें कोई संशोधन कर सकती है। अब इसी संशोधन को भी प्रश्नगत किया और इस संशोधन करने की शक्ति को भी प्रश्नगत किया गया, और इसमें चूंकि हम लोगों ने ये जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कि जो हमारे डीपीएसपीज हैं
उन डीपीएसपीज को फुलफिल करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 और 31 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। और 42वें संविधान संशोधन ने इसको कहा कि किसी भी डीपीएसपी को पूरा करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 के अंतर्गत जो भी मूल अधिकार प्राप्त हैं, इनका उल्लंघन किया जा सकता है। वर्तमान में हम लोगों को पता है कि यह चीज केवल अनुच्छेद 39 बी तथा सी के लिए है। इनको अनुच्छेद 14 एवं 19 के तहत प्राप्त मूल अधिकारों से पर वरीयता प्राप्त है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन से किया यह गया कि इसको बोला गया कि किसी भी डीपीएसपी को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 39 बी और सी का अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता है। अब इस बात को भी यहाँ पर प्रश्नगत किया गया कि निर्देशात्मक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच जो मूल संतुलन है, उस संतुलन को कैसे मेंटेन किया जाए। जो याचिकाकर्ता थे उन लोगों ने अपनी डिमांड रखी और उन्होंने कहा कि धारा 4 एवं धारा 55, 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 एवं धारा 55 मूल संरचना के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह संसद को ऐसी शक्ति देती है। संशोधन करने की संसद की शक्ति बहुत लिमिटेड है और इसे संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है, ना कि उसे विकृत करने की या उसे बिगाड़ने की। और यह भी कहा गया कि जो निर्देशात्मक सिद्धांत हैं और मूल अधिकार हैं, इन दोनों के बीच में एक संतुलन है और किसी भी तरीके से यह नहीं कहा जा सकता कि निर्देशात्मक सिद्धांतों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि डीपीएसपी को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मूल अधिकारों का उल्लंघन हमेशा ही किया जाए। जब मामला पहुंचा कोर्ट में, तो जो सरकार था, राज्य के जो वकील थे, राज्य के वकील ने यह किया, उन्होंने कहा कि संशोधनों का बचाव किया। जाहिर सी बात है कि वो सरकार की तरफ से अगर प्रस्तुत हो रहे हैं तो भाई उनका काम है कि वो सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों का बचाव करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो निर्देशात्मक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण है, ये अधिक महत्वपूर्ण है और इनकी हमेशा ही रक्षा की जानी चाहिए। मूल अधिकार व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त हैं, लेकिन ये सामूहिक तौर पर प्राप्त हैं। ये सामूहिक लक्ष्य है और ये राज्य के लक्ष्य है, राज्य को दिए गए निर्देश हैं, राज्य को इन्हें प्राप्त करना है और राज्य इन्हें तब तक नहीं प्राप्त कर पाएगा जब तक अनुच्छेद 14 एवं 19 जैसे मूल अधिकार हमारी चीजों को बाधित करेंगे। समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, चर्चा में केवल संपत्ति का अधिकार है, क्योंकि मिनर्वा मिल्स किसी की प्राइवेट संपत्ति थी और उसको सरकार ने अधिग्रहण किया था। तो अनुच्छेद 19 में जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में हम बाकी 6 स्वतंत्रताओं की बात नहीं करते हैं, केवल जो सबसे ज्यादा विवादास्पद स्वतंत्रता है वो है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 19(1)(f) में प्राप्त था। हालांकि अब ये यहां नहीं रहा और अब संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार बनकर अनुच्छेद 300(a) में चला गया है। ठीक है, तो चर्चा में हमेशा यही रहेगा, सबसे ज्यादा चर्चा भी इसी की है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इसी के साथ है। अब देखें कि हमारा जो ये पूरा झगड़ा है, वो झगड़ा तो इसी बात का था। तो दो चीजों पर हमारे प्रतिवादियों ने, जो हमारे
राज्य के वकील थे, उन्होंने दो चीज़ों पर कहा। उन्होंने पहला फोकस किया और कहा कि नीति निदेशक सिद्धांत, ये जो डीपीएसपीज हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और डीपीएसपी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकारों को कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ेगा। और कौन से मूल अधिकार? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 को। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि संसद की संप्रभुता को चैलेंज नहीं किया जा सकता। संसद संप्रभु है और संसद जो फैसला लेती है उसको किसी कैटेगरी में नहीं बांधा जा सकता, और संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास है। इसलिए संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो प्रतिबंधों से परे है, क्योंकि वो सर्वोच्चता पर है। संसद की संप्रभुता है और संसद क्या चेंज करना चाहती है इस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब संविधानवाद को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि राज्य की शक्ति पर कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है, और राज्य की शक्ति पर कुछ ना कुछ कंट्रोल होना आवश्यक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन उसे खराब करने की शक्ति नहीं है। इसलिए जो भी संशोधन किए जाएं वो एक मूल ढांचे के अंतर्गत किए जाएं। अब वही मूल ढांचे का सिद्धांत, फिर जब ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तो फिर वही मूल ढांचे का सिद्धांत आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि ये जो आपके 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 और धारा 55 है, ये दोनों असंवैधानिक हैं। क्योंकि पहली बात ये कि ये अपने मन से किसी भी चीज़ को अध्यारोपित करती हैं। दूसरी बात ये कि ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पर अंकुश लगाती है, इसलिए ये असंवैधानिक है। ये हम मानते हैं कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति पर भी कुछ सीमाएं हैं, और इसकी सीमा क्या है? इसकी सीमा है कि ये इसे किसी भी तरीके से मूल संरचना के सिद्धांत के भीतर होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा संविधान की एक मौलिक विशेषता है, और इस बात को आप याद रख लीजिए, क्योंकि यही बात मिनर्वा मिल्स केस की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि न्यायिक समीक्षा संविधान का एक मौलिक विशेषता है, और मौलिक अधिकारों को, ये ठीक है कि हम लोगों को डीपीएसपी के लक्ष्यों को हासिल करना है, राज्य के लिए निर्देश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मौलिक अधिकारों को कमजोर नहीं किया जा सकता, और हमारे 42वें संविधान संशोधन इसी बात को वो कमजोर करता है। ठीक है बात? क्या परिणाम है? देखिए, केशवानंद भारती मामले में स्थापित जो मूल संरचना का सिद्धांत था, वो मूल संरचना का सिद्धांत एक बार और पुष्ट हुआ। मौलिक अधिकारों और निर्देशात्मक सिद्धांतों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई, और बताया गया कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के मिलने से कल्याणकारी राज्य स्थापित होता है। और रही बात संविधान संशोधन की संसद की शक्ति की, तो उसने बताया गया कि संविधान संशोधन की शक्ति को संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए हमारे पास संसद की संप्रभुता से अधिक महत्वपूर्ण है संविधान की सर्वोच्चता। संसद की संप्रभुता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है संविधान की सर्वोच्चता, और संविधान को उसी रूप में बने रहना चाहिए, उसी प्रकार से बने रहना चाहिए, उसी मूल भावना में बने रहना चाहिए जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी कल्पना की थी। ठीक है बात? अगर हम लोग देखें कि इसका क्या आलोचनात्मक विश्लेषण है, तो आप देख लीजिए कि इस निर्णय ने ये तो स्थापित कर दिया कि आपातकालीन युग के बाद, जो आपातकाल के बाद जो 42वां संविधान संशोधन आया, उसने संसद और कार्यपालिका को एक उच्च स्थान प्रदान किया था। वहां पर हमने इसको संतुलन प्रदान किया, और लोकतंत्र और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, इन संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए फिर से एक बार न्यायपालिका को आगे आना पड़ा। न्यायिक सक्रियता का भी एक भाग हम लोगों को यहाँ दिखाई दिया, और सामाजिक सुधारों को लागू करने के लिए, यानी कि डीपीएसपीस को और भी बहुत सारी चीज़ों को लागू करने के लिए संसद की लचीलेपन को सीमित करने के लिए आलोचना की गई। इसमें ये कहा गया
कि सरकार तो यही चाहती है कि डीपीएसपी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा अवेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनके लक्ष्यों को हासिल किया जाए। लेकिन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डीपीएसपी को हासिल करने की कोशिश करते हैं, निर्देशात्मक सिद्धांतों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो निर्णय है, ये निर्णय उसमें बाधा बनता है और संसद की कार्यों में ये बाधा उत्पन्न करता है और संसद को लिमिट करता है, उसको सीमित करता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा, जो इसके क्रिटिक्स थे, जो इसके आलोचना करने वाले लोग थे, उन लोगों ने इसको, इस डिसीजन को कुछ ना कुछ इसका क्रिटिसिज्म किया। तो ये थी कहानी हमारे आज के इस मिनर्वा मिल्स संशोधन की, मिनर्वा मिल्स केस की, जिसने कि 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारी चीज़ों को डिलीट किया, खत्म किया, उन्हें असंवैधानिक घोषित किया, न्यायिक पुनरावलोकन को मूल संरचना का एक भाग बताया और संविधान संशोधन की शक्ति, जो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति है, उस पर कुछ सीमाओं का अधिरोपण किया। आज के इस किस्सा संविधान में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए केस के साथ, नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।